अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड में जो बड़ी त्रासदी हुई है धराली में, बादल फटा, एकदम से जलजला आ गया और इसको प्राकृतिक आपदा का जामा पहनाया जा रहा है। दरअसल इस देश में आत्म मुग्धता की सरकारें स्वयं अपनी पीठ थपथपाती हैं या बिकाऊ मीडिया के माध्यम से टिकाऊ सरकार होने का दावा करते हुए कहीं डबल इंजन, कहीं कुछ इस प्रकार के नए शब्दावली लोकतंत्र में जो नहीं थे वो आ गए। कितनी बार हमारे पर्वत प्रेमी नव अन्वेषणकर्ता वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय पर अनुचित मानवीय गतिविधियों पर रोक होना चाहिए। क्या ये है? सूत्र ये बताते हैं कि जहां से जलजला आया है, पानी बहा है, वो उस नाले का जो खीरी गंगा में मिलता है, उस नाले का स्रोत था। उसका एक बहाव का पूरा क्षेत्र था और उसके बहाव क्षेत्र में होम स्टे बन जाना, होटल्स बन जाना, आबादी का वहाँ पर पक्के मकान बना लेना, ये कहाँ तक उचित है? और सरकारें आंख क्यों मूंद लेती हैं? और संविधान द्वारा जो अधिकारी हैं, समस्त अधिकार संपन्न अधिकारी हैं, वो तो लालच में आंख मूंदते हैं और इन आपदाओं की कभी कोई समीक्षा नहीं हुई। हमें नहीं लगता कि सरकारों ने इससे कोई सबक सीखा है, क्योंकि अभी हाल ही में केदारनाथ आपदा में भी वही स्थिति थी। ग्लेशियर जरूर रहा, लेकिन वहाँ जलबहाव की स्थिति थी। नदी में बाढ़ भी आई थी, ग्लेशियर के कारण आई हो या किसी कारण आई हो, और वहाँ भी जो पक्के स्ट्रक्चर्स बन गए वो क्षण भर में धराशायी हो गए थे। तो हमें गंगा की बाढ़ को लेकर के इलाहाबाद, बनारस और बलिया सब जगह जो है, वहां भी स्थिति ये है, खेत जलमग्न हो सकते हैं, लेकिन बहाव क्षेत्र की सीमा 100 वर्षों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन रिकॉर्डों से इतर भी कुछ जगह छोड़ करके आप वृक्षारोपण लगाइए, लेकिन कम से कम मकान बनने की अनुमति मत दीजिए। ये जो एक परंपरा चल गई है, इसके लिए कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई हमारी। उन्होंने कहा भाई आबादी बहुत बढ़ गई है। आबादी बढ़ गई है तो बहुमंजिली इमारतें में बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो प्राकृतिक नदी हैं, जिनके बहाव क्षेत्र हैं, जिनके बाढ़ क्षेत्र हैं, वो सब चिन्हित हैं अभिलेखों में। और उसके बावजूद इतनी घोर लापरवाही कि आप नदी के बहाव क्षेत्र और बाढ़ क्षेत्र में जब गर्मियों में घट जाती है तो आप पक्के मकान बन जाते हैं और अधिकारी आंख मूंदे रहते हैं। ये चिंता का विषय है और इस पर पूरा एक सुविचारित तंत्र होना चाहिए। वैज्ञानिकों की राय के आधार पर सदन में कोई चर्चा नहीं की जाती है और सरकारें उनकी अनदेखी करती चली जा रही हैं। एक परियोजना आ रही है कि साहब हर जिले में हम एक नदी को पुनर्जीवित करेंगे और उसमें खूब मजदूरी लगा लोगे, मशीनें खोद खाद के काम चल रहा है, लेकिन उस नदी के उद्गम से लेके और उसके विसर्जन के क्षेत्र तक जब तक उनके किनारों को आप चिन्हित नहीं कर लेंगे
और उन किनारों से 500 मीटर वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण नहीं करेंगे, तब तक आप खुदाई से किसी नदी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे प्रकृति विज्ञानियों की एक सुनिश्चित राय है कि अगर हमें नदी को पुनर्जीवित करना है तो हमें नदी के किनारों को चिन्हित करके उसके दोनों ओर 500 मीटर तक सघन वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। और राजस्थान में इसके प्रयोग हुए हैं और कई जगह प्रकृति विज्ञानियों ने इसके प्रयोग किए हैं और वो सफल रहे हैं। हमारे यहाँ कागज में आएगा कि नदियों को पुनर्जीवित करना है, बजट आ जाएगा, बजट का पता नहीं चलता कब कहाँ कितनी देर में ख़त्म हो गया, उसका कोई सार्वजनिक प्रकाशन करने की जहमत न सरकार उठाती है और न प्रशासन उठाता है, और बिकाऊ पत्रकारिता तो आँख मूंदे रहती है। ये जो एक स्थिति है, ये भयावह स्थिति है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण के इतने उपाय हैं, जनसंख्या नियंत्रण के इतने कानून बनाए जा सकते हैं कि जनसंख्या रुक जाएगी। लेकिन गरीबों का उत्पादन करना है, बढ़ाना है, गरीबी बढ़ाना है, फिर गरीबी मिटाने का नारा लगाना है, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलाई जा रही हैं और इसीलिए समस्याओं में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के समय बाढ़ बेकाबू हो जाती है और इसको प्राकृतिक आपदा कह के खजाने खाली किए जाते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक त्रुटि है, शासनिक त्रुटि है, सामाजिक त्रुटि है, जागरूकता की त्रुटि है। इन तमाम त्रुटियों के चलते ये प्राकृतिक आपदाएं कह करके मानवीय आपदाओं को बुलाते हैं। इस पर गंभीर विचार विनिमय की आवश्यकता है और निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हिमालय को मानवीय गतिविधियों के अनुचित तरीकों को अपनाने से विषय में एक पूरी संहिता बननी चाहिए, उसका कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।